नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 7 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, सऊदी अरब और यूएई की 4 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख नरवणे निकले। तिरछी हुई पाकिस्तान की नजरें, लगा पाक को बड़ा झटका, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ाने जा रहा राफेल देने वाला है दोस्त फ्रांस। लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, दरअसल राफेल की ताकत कैसे बढ़ेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। फ्रांस ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है एलएसी पर, वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के बीच लगातार खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। जी हाँ, लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लहराए खालिस्तानी झंडे। लगातार खालिस्तानियों का पूरी तरीके से किसानों के इस प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे लगना अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीन को बड़ा झटका देते हुए इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऐलान कर दिया है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें, राफेल लेने से पाकिस्तान चीन के एक और देश मजबूत होगा, दुश्मन देश, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच एलएसी पर तनातनी के बीच अरुणाचल के पास चीन ने बसा लिए 3 और गांव। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे। क्या ईरान ने, आपको बता दें, ईरान ने इजराइल के मोसाद कमांडर की हत्या की है, ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जस्टिस टुडे का दोहरा रवैया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सब कुछ खबरें दोस्तों एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लव जिहाद को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुपकार गैंगियों को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा करते हैं और आप भी मानते हैं कि किसान विरोधी बिल जो प्रोटेस्ट हो रहा है, खालिस्तानी समर्थक, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के झंडे लहराना ठीक नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल सऊदी अरब और यूएई की 4 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख नरवणे निकले। तिरछी हुई पाकिस्तान की नजरें, लगा करारा झटका। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे रविवार को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और यूएई के बीच गहराते रक्षा संबंध के तौर पर देखा जा रहा है। खबर है कि नरवणे सऊदी अरब और यूएई में दो दिन रहेंगे और दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे सऊदी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 24 नवंबर को बहरीन और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का सऊदी अरब आना जाना होता रहता है, लेकिन यह पहली बार है जब कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब का दौरा कर रहा है। इस वर्ष नरवणे की 3री विदेश यात्रा होगी। दरअसल आपको बता दें, एक समय में पाकिस्तान सऊदी के बेहद करीब हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी दी थी, अगर वो कश्मीर पर नेतृत्व नहीं करेगा तो अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों के साथ अलग से बैठक बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान के इस तेवर से नाराज होकर सऊदी ने पाकिस्तान से $3 अरब का कर्ज लौटाने को तत्काल कह दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें, संबंध लगातार पाकिस्तान से बिगड़ चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, दुश्मनों के परगच्चे उड़ाएगा आर्टिलरी गन सिस्टम। जी हां, भारतीय सेना कर रही ट्रायल। एलएसी और पीओके और एलओसी पे भी तैनात किए जाएंगे आर्टिलरी गन। दरअसल कोरोना के लॉकडाउन के बाद देश को आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जा रहा है। तकनीकी उद्योग को बढ़ाने के साथ साथ भारत रक्षा प्रणाली को भी आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारत में निर्मित वाग्जर एडवांस आर्टिलरी गन का ट्रायल भी किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई इस बंदूक को भारतीय सेना की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बंदूक के जरिए लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी का टारगेट किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के इस गन के ट्रायल का वीडियो जारी किया है। इस आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ाने जा रहा है राफेल। जी हाँ, दरअसल राफेल देने वाला दोस्त फ्रांस। अब लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। दरअसल चीन के साथ पूर्वी लद्दाख एलएसी में जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना आईएएफ अपनी ताकत और अधिक बढ़ाने जा रहा है। ये ताकत कोई और नहीं बल्कि राफेल विमान देने वाला भारत का दोस्त फ्रांस ही बढ़ाएगा। दरअसल भारत सरकार फ्रांस के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें वो 6 एयरबेस, 30 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट
टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदेगी और ये एक मल्टी रोल मिड एयर एयरक्राफ्ट है। इसके आने से लद्दाख में भारतीय वायुसेना की स्थिति पहले की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास 7 रूसी एयरक्राफ्ट हैं। साउथ ब्लॉक के सूत्रों के अनुसार जहां भारतीय वायुसेना ब्रिटिश कंपनी से लीज पर एयरबस 330 MRTT को लेना चाहती है, तो वहीं फ्रांसीसी प्रस्ताव में कम दरों में 5 से 7 साल पुराने एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इससे कहीं ना कहीं LAC पेस सेना की ताकत और बढ़ेगी, खास करके वायुसेना की। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल खालिस्तान लगातार झंडे लहरा रहे। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लहराए खालिस्तानी झंडे। जी हाँ, भारत विरोधी भी नारेबाजी की। अब आप समझ सकते हैं, लगातार खालिस्तान बनाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में दूसरे देशों की भी एंट्री हो गई है। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोगों ने खालिस्तान के झंडे लहराए। अब इससे तो स्पष्ट हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं, इंसान होंगे तो आप समझ सकते हैं कि खालिस्तान का झंडे लहराना ये कौन से किसान हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी के किसान हैं। क्या यह देश को अलग करना चाहते हैं, देश के 2 टुकड़े करने वाले किसान हैं, या देश को जोड़ने वाले किसान हैं? देश के जोड़ने वाले किसान अब भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जिन लोगों को देश तोड़ने की बेहद जल्दी है वही सड़कों पे भी आपको दिख रहे होंगे, और वही लंदन में भी हो रहा है। खालिस्तान का झंडा लहराकर ये किसानों के समर्थन में खड़े हैं। तो अब ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, LAC पिथानाथानी के बीच अरुणाचल के पास चीन ने बसा लिए 3 गांव। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने पश्चिमी अरुणाचल में भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन के करीब 3 गांव बसा लिए हैं। चीन ने जहां ये 3 गांव बसाए हैं, वहीं वो इलाका बमला पास के करीब 5 किलोमीटर दूर है। NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी सैटेलाइट से प्राप्त हालिया चित्र के आधार पर मिली हुई है। चीन का यह हालिया कदम दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सीमा विवाद की ओर और जटिल बनाएगा। इन इलाकों में नया निर्माण चीन के उस एजेंडे का हिस्सा है जिसके आधार पर वो अरुणाचल प्रदेश से सटे एरिया पर अपने दावों को मजबूत करना चाहता है। इस संबंध में सामरिक मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि फिलहाल चीन भारत सीमा से सटे इलाकों में हान चाइनीज और कम्युनिस्ट पार्टी के तिब्बती लोगों को बसाकर अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की रणनीति कर रहा है, लेकिन भारत चीन को बड़ा झटका भी देगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का लिया बदला। ये बड़ी खबर। दरअसल इजराइल के मोसाद कमांडर की हत्या का वीडियो वायरल। ईरान ने कहा बदला पूरा हुआ। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक कमांडर की हत्या कर दी गई है। ईरान की मीडिया ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 45 वर्षीय एक मोसाद कमांडर की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की है, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि सोशल मीडिया पे ईरान का दावा है कि उसके ही खुफिया एजेंसी ने मोसाद के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है, इजराइल की तरफ से भी कोई बयान निकल के नहीं आया है। इजराइल की तरफ से बयान न निकल के आना फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि ईरान की जो बातें हैं वो महज अभी हवाई ही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये कांड हुआ है, अब उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, जस्टिस ट्रूडो का दोहरा रवैया। भारतीय किसानों को कर रहे समर्थन, MSP का किया था विरोध। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो लगातार भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 2 बार बयान दे चुके हैं। उनकी इस टिप्पणी को लेकर भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में कड़ा ऐतराज भी जताया है और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सलाह भी दी गई है। हालांकि भारतीय किसानों का समर्थन करने वाले ट्रूडो ने खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, जो कि मोदी सरकार का कहना है कि हम MSP लागू करे रहेंगे, MSP का पहले भी इसने विरोध किया था। अब उसका दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड देखिए आप कि वो किसानों का भी समर्थन इस विरोध प्रदर्शन, और किसान इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि किसानों को लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में MSP खत्म कर देगी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार ने कहा है कि सरकारी जो रेट है वो रेट चलता रहेगा। आप आज़ाद हैं, अगर आप प्राइवेट में बेचना चाहते हैं तो बेचें, सरकारी में बेचना चाहते हैं तो बेचें।
तरीके से आज़ादी है। हम चलते हैं अपडेट। नेपाल में राजनीतिक हलचल के बीच पीएम ओली और प्रचंड की बैठक रही बेनतीजा, फिर से हलचल तेज हो चुकी है। जी हाँ, नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय सचिवालय की बहुप्रतीक्षित बैठक शनिवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प दहल प्रचंड के साथ आमने सामने की बैठक दोनों के बीच रणनीतिक खींचतान को समाप्त करने में विफल रही है। एनसीपी की प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने बताया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया है। रविवार को काठमांडू के धुम्बर राही में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित होने वाली स्थायी समिति की बैठक में सभी एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल केंद्रीय सचिवालय की बैठक में पार्टी की समस्याओं पर चर्चा की गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार, 19 साल बाद पकड़ा गया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पिछले 19 सालों से फरार चल रहे सिमी के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल्ला दानिश साल 2001 से ही फरार चल रहा था, जब भारत सरकार ने सिमी को बैन किया था। अब्दुल्ला दानिश सिमी का सबसे अहम सदस्य है और पिछले 25 सालों में कई मुस्लिम युवकों को देश के खिलाफ भड़का चुका है। आतंकी सफदर नागोरी को भी अब्दुल्ला दानिश ने ही सिमी में शामिल किया था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला दानिश ने साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एरीबैक में एमए किया था और उसके बाद 1988 में सिमी में शामिल हुआ था। अलीगढ़ उस दौरान सिमी का सेंटर बना हुआ था। शामिल होने के बाद अब्दुल्ला ने सिमी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था और जिहाद ब्रेनवाज बनकर बड़े पैमाने पर कांड भी किया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल ब्रिटेन की महामारी एलिजाबेथ को सबसे पहले लगेगा कोरोना का फाइजर टीका। जी हाँ, ब्रिटेन की महामारी एलिजाबेथ उन लोगों में शुमार की गई हैं जिन्हें फाइजर और बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन की खुराक सबसे पहले दी जाएगी। जानकारी के अनुसार 94 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ को कुछ सप्ताह के अंदर इस वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि किसी कोरोना वायरस वैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि फिलहाल आगामी सप्ताह ऐतिहासिक होगा क्योंकि हम कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से फूट मस्ती नजर आ रही है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के बाद राजीव बनर्जी का नंबर, कहा टीएमसी में कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं दिया जा रहा है। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में शुभेंदु अधिकारी के बाद राजीव बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए आरोप लगाया है कि नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वालों को महत्व दिया जाता है जबकि मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। राजीव बनर्जी ने दावा किया है कि राजनीति में आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो सत्ता का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं और लोगों की सेवा करना उनका लक्ष्य नहीं है। राज्य के वन मंत्री ने शनिवार को यहाँ एक कार्यक्रम में कहा है कि फिलहाल एक राजनीतिक मंच का उपयोग कई लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन और पाकिस्तान से मिले हुए हैं गुपकार गैंग के तार। अनुराग ठाकुर ने बोला बड़ा हमला। दरअसल कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों के गुपकार गठबंधन को पाकिस्तान व चीन की कठपुतली करार देते हुए केंद्रीय राज्य व जम्मू कश्मीर के जिला विकास चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गुपकार गैंग के तार पाकिस्तान व चीन के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के इशारे पर यह गैंग काम कर रहा है। ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल ये गुपकार गैंग दुश्मन देशों की मिली भगत से देश व जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने व व्यवस्था को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जमकर भड़ास निकाली है एन महबूबा और फारूक अब्दुल्ला पे। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूएन की स्टडी में बड़ा खुलासा, कोरोना महामारी से 1 अरब लोग घोर गरीबी में जा सकते हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में एक अध्ययन के सामने आया है कि फिलहाल कोविड-19 महामारी के गंभीर दीर्घकालीन परिणामों के चलते 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख और लोग घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। अध्ययन में कोविड-19 से उबरने के विभिन्न परिदृश्यों के कारण सतत विकास लक्ष्यों पर पड़ने वाले असर
और महामारी की वजह से अगले दशक तक पड़ने वाली बहुआयामी प्रभाव का आकलन किया गया है। यह अध्ययन UNDP और डेनवर विश्वविद्यालय में किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बाबरी मस्जिद विध्वंस पे बोले ओवैसी, नई पीढ़ी को बताएंगे अयोध्या में 400 साल खड़ी थी हमारी मस्जिद, फिर बनाएंगे मस्जिद, फिर दिया विवादित बयान ओवैसी ने। जी हाँ, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके अपने समर्थकों से कहा है कि फिलहाल वो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं और उन्हें सिखाएं कि कैसे 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी थी। हमारे पूर्वज इस मस्जिद के हॉल में इबादत करते थे और उसके आंगन में रोज़ा भी तोड़ते थे, तब उनकी मौत हो जाती थी और आसपास के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता था। आपको बता दें, CSC के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये बाबरी विध्वंस की पहली बरसी है। बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी भी अदालत से बरी हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का राग अभी इसी तरीके से अलाप रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भारत बंद के समर्थन में 15 से ज़्यादा विपक्षी दल, कांग्रेस ने कहा प्रदर्शन भी करेंगे। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से मोदी को जैसे हराने के लिए पहले एकजुट विपक्ष हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर से विपक्षियों ने एकजुटता दिखाई है किसानों को भड़काने में। हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। खास बात तो यह है कि सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में किसानों को 18 विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। हाल ही में NCP प्रमुख शरद पवार ने भी चेतावनी दी कि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पूरे देश के लोग आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। किसानों और सरकार के साथ बीच पांव दौर की मुलाकात बेनतीजा रही। वहीं 9 दिसंबर को सरकार और किसान एक बार फिर चर्चा करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, लव जिहाद कानून पर नरोत्तम मिश्र का बड़ा बयान, कहा जब्त होंगी आरोपियों की संपत्तियां। जी हाँ, देश में लव जिहाद के मामले में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इसके खिलाफ कई राज्य कानून भी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए रिलीजन फ्रीडम एक्ट 2020 बना रही है। लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए इस कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस कानून में सरकार संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाए। दरअसल नरोत्तम मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून को और सख्त बनाने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल लव जिहाद पे कानून जल्द ही कैबिनेट में आएगा। इसके बाद उसे विधानसभा में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले सत्र में पेश भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। गृह मंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कानून बनने वाला और इनमें से जिहादियों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा जो लगातार संपत्ति, खास करके ऐसे लोग जो हिंदू बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आई, तेलुगु अभिनेत्री विजय शांति ने अमित शाह से की मुलाकात, आज भाजपा में होंगी शामिल। जी हाँ, दरअसल तेलुगु अभिनेत्री से नेता बनी विजय शांति ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की है। विजय शांति सोमवार को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर, तमिल में लगातार मजबूती प्रदान हो रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, DDC चुनाव के चौथे चरण में 34 सीटों पर 249 प्रत्याशी आज मतदान होगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण की 34 सीटों पे आज 7 दिसंबर को मतदान होगा। जम्मू संभाग और कश्मीर के 17 सीटों पर कुल 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश चुनाव आयोग ने सुरक्षा व चुनाव प्रबंधन समिति की तैयारी पूरी कर ली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें JP नड्डा का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, कहा कोरोना के कारण हारे हैं ट्रंप, कोरोना प्रबंधन के कारण PM मोदी ने समय पर ही सही फैसला लिया था। जी हाँ, दरअसल उत्तराखंड भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कुप्रबंधन के कारण राष्ट्रपति पद खो दिया है, लेकिन PM मोदी ने समय से पहले लॉकडाउन करने का साहसिक फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका अभी भी स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अनिर्णायक बना हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल मैं किसान और भाजपा के साथ खड़ा हूं, आंदोलन का कई लोग उठाना चाहते हैं फ़ायदा, सनी देओल का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, गुरदासपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद और अभिनेता सनी देओल ने दुनिया से अपील की है कि फिलहाल किसानों और उनकी सरकार के बीच कोई ना आए। उनका ये मसला आपसी मसला है।
दोनों पक्ष बातचीत से हल निकालेंगे। सनी देओल ने ट्विटर और फेसबुक पे डाली पोस्ट में लिखा है कि फिलहाल मैं जानता हूँ कि कई लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो अपने इस मामले में अड़चन डाल रहे हैं। ऐसे लोग किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, इनमें उनका खुद का स्वार्थ हो सकता है। सांसद देओल ने कहा है कि फिलहाल वो अपनी पार्टी और किसानों के साथ हैं और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे और उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के भले के बारे में सोचा है। तो ये सनी देओल ने बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।